गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज जैन। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स की नई वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। नई क्लास के अंदर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नई आशा के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक किया था। आज की क्लास के अंदर में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक्सपैंड करके जो टॉपिक हमारी लास्ट वीडियो के अंदर नहीं हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हमारे साथ हम एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश कब हुआ था। 26 नवंबर 1966 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। 26 नवंबर 1966 को ये अस्तित्व में आया था और इसका जो कार्यालय है वो मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका कार्यालय है। मतलब ये अपने सारा संचालन फिलीपींस के मनीला नामक स्थान से करता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य के अंदर हमने बात की थी, ये धन प्रदान करता है, तकनीकी सहायता देता है, सभी के संसाधनों का अधिक उपयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध बनाता है और अन्य देशों की जो योजनाएं हैं उनको समन्वित करने का कार्य करता है। ये सारी हमने डिस्कस की थी इसकी क्लास के अंदर। अब हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी सदस्यता। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सदस्यता। तो स्टूडेंट सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता एक क्षेत्रीय संस्था है, ये आईडीबी। आईडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हो। ये एक क्षेत्रीय संस्था है और इसके अंतर्गत कौन कौन सदस्य बन सकते हैं? नंबर 1, वो देश जो एशिया और सुदूर पूर्व में स्थित हैं, जो एशिया और सुदूर पूर्व में स्थित है, सदस्यता कौन ले सकता है? तो जो एशिया में स्थित है एक तो वो, या फिर सुदूर पूर्व क्षेत्र में इसमें स्थित है वो इसकी सदस्यता ले सकते हैं। और दूसरा नंबर और कौन सी सदस्यता ले सकते हैं? तो पहले नंबर तो आ गया एशिया व सुदूर पूर्व क्षेत्र, वो है वो इसकी सदस्यता ले सकते हैं। दूसरा आता है ई कैफ के सदस्य, ई कैफ के सदस्य। ई कैफ का मतलब क्या होगा? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक कमीशन एशियन फॉर एशियन के बाद फार आएगा और फार के बाद आएगा ईस्ट। इसकी फुल फॉर्म मैं साइड में देता हूं। ई से इकोनॉमिक, सी से कमीशन, ए से एशियन, एफ से फार, ई से ईस्ट। ये इसके अंदर इस सम्मेलन के अंदर जो सदस्य होंगे वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। पहले नंबर पे है सुदूर पूर्व यानी एशिया से रिलेटेड जो भी सदस्य होता होंगे वो बढ़ेंगे। तीसरा क्या है? एशिया के बाहर के भी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ या उससे संबंधित किसी भी संगठन के सदस्य हैं, यानी वो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, चाहे वो किसी अन्य देश के सदस्य हैं। गैर क्षेत्रीय देशों के सदस्य बनने के लिए बैंक प्रशासन के मंडल के 2/3 सदस्य की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। मतलब अगर तीसरा बात करें तो तीसरे के अंदर आता है अन्य देशों के सदस्य है, अन्य देश जो एशिया के बाहर के हैं, एशिया के बाहर के हैं। अब एशिया के बाहर क्या है? मतलब जो एशिया से बाहर बिलोंग करते हैं। अब एशिया के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, एशिया के बाहर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसकी विशेष स्वीकृति यानी 2/3 यानी मोर देन 66% अगर एग्री हो जाते हैं तो फिर वो देश उस एशिया के बाहर की इसकी सदस्य हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे बोलते हैं विशेष प्रस्ताव के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो, या तो ये 66% हो सकते हो, कई जगह यहाँ पर 75% की स्वीकृति मान सकते हैं, क्योंकि विशेष स्वीकृति 60 से ऊपर की होती है।
चाहे वो 66 की हो चाहे वो 75 की हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रीय सदस्यत्व में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, कुक द्वीप समूह, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिती, कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मालदीव, मार्शल, आई। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करने वाले थे इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर मताधिकार का क्या सिस्टम है। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है मताधिकार, कि कौन से उनके वोट देने के अधिकार हैं जो इसके अंदर कवर किए हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो अगर बात करें बैंक में कुल मताधिकार का 80% सदस्य है देशों द्वारा प्रदत्त पूंजी के अनुपात में होता है, मतलब 80% है ना वो प्रदत्त पूंजी के अधिकार होते हैं, प्रदत्त पूंजी के अधिकार। जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी, जिसने पूंजी ज्यादा दी होगी उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा। लेकिन इसे तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल वोट्स, यानी अनुपातिक आधार पर। जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी, जिसने पूंजी ज्यादा लगाई होगी उसको अनुपातिक आधार मिलेगा, यानी प्रोपोर्शनल बेस पे होगा। अगर बात करें तो जैसे अमेरिका के पास 10,000, मतलब आरंभ में एक अंश का मूल्य था 10,000 अमेरिकी डॉलर। एक अंश का मूल्य कितना था? 10,000 अमेरिकी डॉलर। प्रारंभ में ये रूल था कि एक अंश का मतलब हो गया 10,000 अमेरिकी डॉलर। और अगर आपके पास ये है तो 10,000 इसको ये भी बोल सकते हैं SDR के नाम से भी बात सकते हैं। अगर बैंक की अधिकृत पूंजी 50.27 अरब डॉलर, तो यह चुकता पूंजी 7 अरब डॉलर है। बैंक में शेष 20% मताधिकार समस्त देशों के समान रूप से विभक्त हैं। मतलब आधारभूत और दो तरह के होते हैं, अनुपातिक आधार पर और आधारभूत आधार पर। आधारभूत आधार तो फिक्स नहीं होता, लेकिन अनुपातिक आधार के प्रदत्त पूंजी के आधार पर होते हैं। जो आधारभूत अधिकार है वो 20% के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, मतलब कि 20% ही होता है पूरी पूंजी के अंदर। अगर 80% प्रदत्त पूंजी के अधिकार में है तो 20% होगा अनप्रदत्त के अधिकार में, यानी आधारभूत अधिकार में होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 अरब डॉलर चुकता पूंजी की बात करते हैं अपने। तो अरब डॉलर की अगर बात करें तो एक बैंक की अधिकृत पूंजी 50.27 अरब डॉलर है और तथा चुकता पूंजी 7 अरब। तो बैंक में शेष 20% मताधिकार के समान रूप से विभक्त है। मतलब ये है कोई सिस्टम नहीं, 80-20 का रेशियो है, 80-20 का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मताधिकार के अंतर्गत सिर्फ 80 और 20 का रेशियो है, और 80-20 के अंदर जो क्या करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये हम देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं बैंक का प्रबंधन। इसके अंदर हमारा जो तीसरा पॉइंट रहता है वो आता है बैंक का प्रबंधन। तो बैंक का प्रबंधन मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। कौन से तरीके से किया जाता है? पहला आता है प्रशासन मंडल, दूसरा आता है संचालक मंडल, तीसरा आता है अध्यक्ष, तीसरा आता है हमारे पास अध्यक्ष, उसके बाद आता है उपाध्यक्ष। ये चतुर्स्तरीय श्रृंखला के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। प्रशासन मंडल, संचालक मंडल और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रशासन मंडल प्रशासन के रूप में कार्य करता है, वो नियंत्रण की रेखा के आधार पर कार्य करता है। संचालक मंडल संचालक के आधार पर कार्य करता है, जैसे संचालन किया जाता है उसके आधार पर वो कार्य करता है, मतलब संचालन करता है। प्रशासन मतलब का कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड, ये हो गया संचालन यानी कंट्रोल। अध्यक्ष हो गया आपका प्रेसिडेंट, और ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। देखो चारों का काम क्या है? बैंक को नियंत्रित करना, लेकिन ये मुख्य रूप से मुख्य कार्यकारी इसमें आते हैं। तो संचालन मंडल ऐसा करते हैं प्रबंधन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में आगे डिफरेंट पर्सन। तो ये हमारा आता है बैंक का प्रबंधन। इसके बाद ये आते हैं बड़ी संस्था, ये आता है मताधिकार। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 टॉपिक डिस्कस किए।
दिख रहे होंगे आपको। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा टॉपिक। यहाँ मैं क्लास में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आज क्लास का पहला टॉपिक तो नहीं डिस्कस किया, इसकी सदस्यता, दूसरा किया मताधिकार और तीसरा किया भारत का प्रबंध। इस माध्यम से हमने इस क्लास को डिस्कस किया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज जैन। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स की नई वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। नई क्लास के अंदर नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नई आशा के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक किया था। आज की क्लास के अंदर में हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक्सपैंड करके जो टॉपिक हमारी लास्ट वीडियो के अंदर नहीं हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हमारे साथ हम एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 26 नवंबर 1966 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। 26 नवंबर 1966 को ये अस्तित्व में आया था और इसका जो कार्यालय है वो मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका कार्यालय है। मतलब ये अपने सारा संचालन फिलीपींस के मनीला नामक स्थान से करता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य के अंदर हमने बात की थी, ये धन प्रदान करता है, तकनीकी सहायता देता है, समय के संसाधनों का अधिक उपयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध बनाता है और अन्य देशों की जो योजनाएं हैं उनको समन्वित करने का कार्य करता है। ये सारी हमने डिस्कस की थी इसकी क्लास के अंदर। अब हम आज की क्लास के अंदर इसके डिस्कस करेंगे इसकी सदस्यता। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सदस्यता। तो स्टूडेंट सदस्यता की बात करें तो इसकी सदस्यता एक क्षेत्रीय संस्था है, ये आईडीबी। आईडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हो। ये एक क्षेत्रीय संस्था है और इस इसके अंतर्गत कौन कौन सदस्य बन सकते हैं? नंबर 1 वो देश जो एशिया व सुदूर पूर्व में स्थित हैं, जो एशिया और सुदूर पूर्व में स्थित है, सदस्यता कौन ले सकता है? तो जो एशिया में स्थित है एक तो वो, या फिर सुदूर पूर्व क्षेत्र में इसमें स्थित है वो इसकी सदस्यता ले सकते हैं। और दूसरा नंबर और कौन सी सदस्यता ले सकते हैं? तो पहले नंबर पे तो आ गया एशिया व सुदूर पूर्व क्षेत्र वो है, वो इसकी सदस्यता ले सकते हैं। दूसरा आता है ई कैफ के सदस्य, ई कैफ के सदस्य। ई कैफ का मतलब क्या होगा? ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक कमीशन एशियन फॉर एशियन के बाद फार आएगा और फार के बाद आएगा ईस्ट। इसकी फुल फॉर्म मैं साइड में देता हूं। ई से इकोनॉमिक, सी से कमीशन, ए से एशियन, एफ से फार, ई से ईस्ट। ये इसके अंदर इस सम्मेलन के अंदर जो सदस्य होंगे वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। पहले नंबर पे है सुदूर पूर्व यानी एशिया से रिलेटेड जो भी सदस्य होता होंगे वो पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? एशिया के बाहर के भी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ या उससे संबंधित किसी भी संगठन के सदस्य हैं, यानी वो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, चाहे वो किसी अन्य देश के सदस्य हैं। गैर क्षेत्रीय देशों के सदस्य बनने के लिए बैंक प्रशासन के मंडल के 2/3 सदस्य की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। मतलब अगर तीसरा बात करें तो तीसरे के अंदर आता है अन्य देशों के सदस्य, अन्य देश
जो एशिया के बाहर के हैं। एशिया के बाहर के हैं। अब एशिया के बाहर क्या है, मतलब जो एशिया से बाहर बिलोंग करते हैं। अब एशिया के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे, एशिया के बाहर बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसकी विशेष स्वीकृति यानी 2/3 यानी मोर देन 66% अगर एग्री हो जाते हैं तो फिर वो देश उस एशिया के बाहर की इसकी सदस्य हो सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे बोलते हैं विशेष प्रस्ताव के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो या तो ये 66% हो सकते हो, कई जगह यहाँ पर 75% की स्वीकृति मान सकते हैं, क्योंकि विशेष स्वीकृति 60 से ऊपर की होती है, चाहे वो 66 की हो चाहे वो 75 की हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रीय सदस्यत्वों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, कुक द्वीप समूह, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिती, कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मलेशिया, मालदीव, मार्शल, आइसलैंड। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करने वाले थे इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर मताधिकार का क्या सिस्टम है। हमारा आज का सेकंड टॉपिक है मताधिकार, कि कौन से उनके वोट देने के अधिकार हैं जो इसके अंदर कवर किए हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो अगर बात करें बैंक में कुल मताधिकार का 80% सदस्य है देशों द्वारा प्रदत्त पूंजी के अनुपात में होता है, मतलब 80% है ना वो प्रदत्त पूंजी के अधिकार होते हैं, प्रदत्त पूंजी के रहेगा। जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी, जिसने पूंजी ज्यादा दी होगी उसको ज्यादा अधिकार मिलेगा। लेकिन इसे तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल वोट्स यानी आनुपातिक आधार पर। जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी, जिसने पूंजी ज्यादा लगाई होगी उसको आनुपातिक आधार मिलेगा यानी प्रोपोर्शनल बेस पे होगा। अगर बात करें तो जैसे अमेरिका के पास 10,000 मतलब आरंभ में एक अंश का मूल्य था 10,000 अमेरिकी डॉलर। एक अंश का मूल्य कितना था? 10,000 अमेरिकी डॉलर। प्रारंभ में ये रूल था कि एक अंश का मतलब हो गया 10,000 अमेरिकी डॉलर। और अगर आपके पास ये है तो 10,000 इसको ये भी बोल सकते हैं SDR के नाम से भी बात सकते हैं। अगर बैंक की अधिकृत पूंजी 50.27 अरब डॉलर तो यह चुकता पूंजी 7 अरब डॉलर है। बैंक में शेष 20% मताधिकार समस्त देशों के समान रूप से विभक्त हैं। मतलब आधारभूत और दो तरह के होते हैं, अनुपातिक आधार पर और आधारभूत आधार पर। आधारभूत आधार तो फिक्स नहीं होता, लेकिन अनुपातिक आधार के प्रदत्त पूंजी के आधार पर होते हैं। जो आधारभूत अधिकार है वो 20% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये 20% ही होता है। पूरी पूंजी के अंदर अगर 80% प्रदत्त पूंजी के अधिकार में है तो 20% होगा अनप्रदत्त के अधिकार में यानी आधारभूत अधिकार में होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 अरब डॉलर चुकता पूंजी की बात करते हैं अपने। तो अरब डॉलर की अगर बात करें तो एक बैंक की अधिकृत पूंजी 50.27 अरब डॉलर है और तथा चुकता पूंजी 7 अरब। तो बैंक में शेष 20% मताधिकार के समान रूप से विभक्त है। मतलब ये है कोई सिस्टम नहीं, 80-20 का रेशियो है, 80-20 का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मताधिकार में सिर्फ 80 और 20 का रेशियो है और 80-20 के अंदर क्या करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं बैंक का प्रबंध। इसके अंदर हमारा जो तीसरा पॉइंट रहता है वो आता है बैंक का प्रबंध। तो बैंक का प्रबंध मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। कौन से तरीके से किया जाता है? पहला आता है प्रशासन मंडल, दूसरा आता है संचालक मंडल, तीसरा आता है अध्यक्ष, तीसरा आता है हमारे पास अध्यक्ष, उसके बाद आता है उपाध्यक्ष। ये चतुर्स्तरीय श्रृंखला के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है किसका?
एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रशासन मंडल, संचालक मंडल और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रशासन मंडल प्रशासन के रूप में कार्य करता है, वो नियंत्रण की रेखा के आधार पर कार्य करता है। संचालक मंडल संचालक के आधार पर कार्य करता है, जैसे संचालन किया जाता है उसके आधार पर वो कार्य करता है, मतलब संचालन करता है। प्रशासन मतलब कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड, ये हो गया संचालन यानी कंट्रोल। अध्यक्ष हो गया आपका प्रेसिडेंट और ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। देखो चारों का काम क्या है, बैंक को नियंत्रित करना, लेकिन ये मुख्य रूप से मुख्य कार्यकारी इसमें आती है। तो संचालन मंडल ऐसे करते हैं प्रबंधन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में आगे डिफरेंट पर्सन। तो ये हमारा आता है बैंक का प्रबंधन। इसके अलावा ये आते हैं बड़ी संस्था, ये आता है मताधिकार। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। लिख रहे होंगे आपको स्टूडेंट्स में आ रहा है टॉपिक। यहाँ मैं क्लास में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आज क्लास का पहला टॉपिक तो नहीं डिस्कस किया, सिर्फ था। दूसरा किया मताधिकार और तीसरा किया बैंक का प्रबंधन। इस माध्यम से हमने इस क्लास को डिस्कस किया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।